Hepatitis B. The hepatic viruses are a group of viruses which infect liver. तो ये हेपेटिक वायरसेस, ये जो वायरसेस है ये लिवर को इन्फेक्ट करते हैं, इसलिए उनको एक ग्रुप में डाला गया है। पर ये जो है अलग अलग ही दिखते हैं, अलग अलग ही करते हैं। तो फिर भी क्योंकि ये सभी वायरसेस लिवर को अटैक करते हैं, इनको हम हेपेटिक वायरसेस के ग्रुप में डाल दिया है। इसमें एक हेपेटाइटिस बी भी एक है। The different types are hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E, hepatitis G और hepatitis A to G। इसमें hepatic viruses करके हम बुलाते हैं। Type F was designated to a putative virus which causes transfusion hepatitis, but it was proved to be mutant HBs of टाइप बी वायरस, सो इट वॉज डिलीटेड। तो एक और वायरस फाइंड आउट किया गया है टाइप एफ करके। वो क्या कर रहा था, जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा था उनमें हेपेटाइटिस वो कर रहा था। कौन? ये नया वाला प्यूटेटिव वायरस। तो उन्होंने सोचा ये एक नया वाला हेपेटाइटिस वायरस मिल गया है, इसलिए उसको हम टाइप एफ करके रखेंगे। पर क्या हो गया, आगे जाके जब देखा तो ये म्यूटेंट वेराइटी ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस ही था। ये कौन था? म्यूटेंट वेराइटी ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस ही था। तो टाइप एफ करके उसको डिलीट कर दिया गया। नेक्स्ट, टाइप बी इज द ओनली डीएनए वायरस, ऑल अदर्स और आरएनए वायरस। तो जो हेपेटाइटिस वायरस ए से जी तक है, सभी वायरसेस हेपेटाइटिस बी को छोड़ के आरएनए वायरस है। हेपेटाइटिस बी एक डीएनए वायरस है। तो टाइप ए ई जी ट्रांसमिटेड फीको ओरली, ये सभी फीको ओरल रूट से ट्रांसमिशन होता है। लेकिन टाइप बी सी डी पैरेंटरल ट्रांसमिशन है। ये क्या? ब्लड ट्रांसफ्यूशन से होता है। हेपेटाइटिस बी सेक्सुअल कांटेक्ट से भी हो सकता है। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर को जाएंगे, हेपेटाइटिस बी का स्ट्रक्चर को। तो हेपेटाइटिस बी का स्ट्रक्चर को हम डेन पार्टिकल भी बोलते हैं। तो डेन पार्टिकल का, तो इसका डायमीटर है इसका पूरा डायमीटर है 42 नैनोमीटर्स। तो पहले हम आएंगे इसका ये आउटर लेयर, ये एनवलप है लाइपोप्रोटीन लेयर। इसके ऊपर एक एंटीजन है, उसको हम HBS एंटीजन बोलते हैं। ये जो है ये HBS एंटीजन है। बाद में आता है तो ये एनवलप हो गया। ये सब क्या है? न्यूक्लियोकैप्सिड हो जाता है। यहाँ तक एनवलप और यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब कुछ न्यूक्लियोकैप्सिड है। तो ये न्यूक्लियोकैप्सिड कौन सा प्रोटीन से बनाया गया है? HBCAG। इसको कोर बोलते हैं, इसको कोर बोलते हैं। तो ये कोर को कवर कर रहा है प्रोटीन, ये वाला प्रोटीन जो है कोर का HBCAG बोलते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि अंदर इसको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, पर ये पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। आप देख सकते हो एक स्ट्रैंड को ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट किया गया है, एक स्ट्रैंड को वायलेट कलर में। तो आप देख सकते हो डबल स्ट्रैंडेड यहीं तक है, इसके बाद ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाता है, इसलिए ये पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। और उसके साथ एक डीएनए पॉलीमरेज भी है। ये सब कुछ कहाँ है? कोर में है। और यहाँ पे HBE एंटीजन भी है। तो ये है, क्या हो गया? ये न्यूक्लियोकैप्सिड है। तो ये है HBCAG एंटीजन यहाँ पे है, और ये जो है ये HBE एंटीजन है। तो ये हो गया इसका हेपेटाइटिस बी का स्ट्रक्चर। तो हमको एक और हमें मालूम रहना चाहिए, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन माने क्या है। तो अगर आपको डेन पार्टिकल पूछा तो आप यही स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का। अगर आपको ऑस्ट्रेलियन एंटीजन क्या है करके पूछे तो ये आपको मालूम रहने का। इट इज द सरफेस कंपोनेंट ऑफ HBV। इसका मतलब क्या है? ये बस ये सब कुछ नहीं है, ये अकेला ये एक सरफेस, उसको हम ऑस्ट्रेलियन एंटीजन बोलते हैं। It was seen in Australian Arboregion's, मीन्स माने लोकल ऑस्ट्रेलियन पीपल, नेटिव्स थे नहीं, उसको हम आर्बोरिजियंस बोलते हैं, उनमें देखा गया था। इट कॉजेज सीरम हेपेटाइटिस, ये भी सीरम हेपेटाइटिस कॉज करता है। और इट इज नाउ नोन एज हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। तो जब ये
कुछ भी पार्ट ऐसा रहता है, मैं तो ऐसा रहता है बस। सरफेस एंटीजन ए किसको रहता है, ये वाला, और कुछ भी नहीं, इसको HBsAg1। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन बोलते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे पैथोजेनेसिस को। पैथोजेनेसिस, तो ये HBs क्या हो जाता है, ये पूरा सेल हमारा लिवर सेल सोचिए, कौन सा भी एनिमल सेल, लिवर सेल सोचिए। तो ये है हेपेटाइटिस बी वायरस। तो इसका सरफेस एंटीजन के ऊपर रिसेप्टर रहता है। ये रिसेप्टर से ये सेल का रिसेप्टर को आइडेंटिफाई करके ये ज्वाइन होता है। पहले HBV एंटर्स बाय रिसेप्टर बाइंडिंग, उसके बाद इंटरनलाइजेशन ऑफ वायरॉन होता है, वायरॉन को अंदर ले लेता है, इसको हम इंटरनलाइजेशन ऑफ वायरॉन बोलते हैं। अभी जब ये इंटरनलाइजेशन होगा, अनकोटिंग हो जाता है। आप देख सकते हो ये ब्लू वाला कोटिंग गया, बस DNA ही अंदर पार्शियल डबल स्ट्रैंडेड DNA रह गया। अभी ये पार्शियल डबल स्ट्रैंडेड DNA इसको रिपेयर करते हैं, रिपेयर करके क्या बनाते हैं, इसको CCC DNA, रिपेयर टू CCC DNA। और ये DNA रिपेयर होने के बाद ट्रांसक्रिप्शन होता है। आपको मालूम है, फिर मैं बोल रही हूँ, सेंट्रल डोग्मा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन, उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसक्रिप्शन माने DNA से mRNA बनना। सो ये DNA से ये mRNA बनता है, ये न्यूक्लियस में होता है। बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ट्रांसलेशन, वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो यहाँ पे ये mRNA से प्रोटीन्स बन रहे हैं साइटोप्लाज्म में, इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। उसके बाद ये प्रोटीन्स, DNA सब कुछ असेंबल होता है। तो असेंबलिंग एंड पैकिंग। उसके बाद क्या होता है, पहले नेगेटिव स्ट्रैंड फॉर्म होता है। नेगेटिव स्ट्रैंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के हेल्प से फॉर्म होता है। उसके बाद पॉजिटिव स्ट्रैंड भी फॉर्म होता है, किसके हेल्प से, DNA पॉलीमरेज के हेल्प से। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके वहाँ पे ये कोट सब डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है, कोट, सरफेस एंटीजन्स सब कुछ डेवलप हो जाता है। बाद में बडिंग होके ये सेल के बाहर आ जाता है। इसमें हम इसमें आप याद रखने का कि हेपेटाइटिस बी वायरस जाके सेल को नहीं मारता, लिवर सेल को नहीं मारता। फिर ये लिवर सेल कैसे डैमेज हो रहा है, लिवर क्यों डैमेज होता है हेपेटाइटिस बी में, क्योंकि जब ये इसको अटैक करता है, हमारा इम्यून सिस्टम में साइटोलाइटिक T सेल्स रहते हैं, वो आके ये सेल को, इन्फेक्टेड सेल को अटैक करके मार देते हैं। ऐसे करके लिवर सेल हमारा डैमेज हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है, द डैमेज टू द लिवर सेल इज कॉज्ड बाय द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। द CTL माने साइटोलाइटिक T लिम्फोसाइट्स किल द इन्फेक्टेड सेल्स एंड कॉज हेपेटाइटिस। इन्फेक्टेड सेल माने क्या, जिस लिवर सेल में ये वायरस हो। तो ये हो गया पैथोजेनेसिस। अभी हम जाएंगे लैब डायग्नोसिस। ये अच्छी तरह से सुन लीजिए। लैब डायग्नोसिस में आप देख सकते हो, हम डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मार्कर्स माने वायरल मार्कर्स ऐसे भी डायग्नोस कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मेथड में DNA to DNA हाइब्रिडाइजेशन मेथड, PCR फॉर HBV DNA लेवल भी हम कर सकते हैं, पर इम्पॉर्टेंट यही है, यही यूज़ करेंगे। तो कौन सा वायरल मार्कर्स हम यूज़ करेंगे, HBs एंटीजन जो सरफेस एंटीजन है, HBE एंटीजन, एंटी-HBs एंटीबॉडी है। ये क्या है, एंटी-HBs एंटीबॉडी, एंटी-HBE एंटीबॉडी, एंटी-HBC एंटीबॉडी। तो अभी आप ग्राफ ठीक तरह से सुन लीजिए। तो अभी इन सब कुछ आ गए। ये जो डायग्राम में हमने बोला था नहीं, ये सभी कितने एंटीजन्स है इसके पास, 3 एंटीजन है। एक HBsAg है, एक कोर एंटीजन है, एक HBeAg है। आपको याद रखने का, ये 2 एंटीजन ही ब्लड में रिलीज होता है, ये कोर वाला एंटीजन ब्लड में रिलीज नहीं होता, इसलिए 2 ही एंटीजन मार्कर बन गए, पर 3 एंटीबॉडी मार्कर्स है। तो अभी आप इसको, मैंने ग्राफ को बहुत इजीली बनाया है। इस साइड टाइटर लिखा है, इस साइड वीक्स लिखा है। यहाँ पे 4 वीक्स गैप है, इम्पॉर्टेंट वीक्स को ही मैंने लिखा है। 4, 8, 24, 32 वीक्स को मैंने लिखा है। पहले वाला क्या अपीयर हो रहा है ब्लड में, जब HBsAg एंटर हो गया बॉडी में,
तो पहले वाला कौन सा, पहले वाला एंटीजन अपीयर होता है, कौन सा, HBsAg, माने 4 वीक्स पहले ही ये अपीयर हो रहा है, पीक हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद 24th वीक में ये डिसअपियर हो रहा है, नहीं दिख रहा है। उसके बाद HBsAg जब डिसअपियर हो जाता है थोड़ी देर के बाद 2-3 वीक्स ऐसे छोड़ के कौन इंक्रीज हो जाता है, एंटी HBs एंटीबॉडी। तो HBsAg को एंटीबॉडी कौन है, HBsAg को एंटीबॉडी एंटी HBs एंटीबॉडी है। तो एंटी HBs, तो ये डिसअपियर होने के बाद एंटी HBs एंटीबॉडी अपीयर हो रहा है। तो ये हो गया HBsAg का। अभी हम नेक्स्ट जाएंगे ये लाइन। तो सेकेंड ब्लड में जो अपीयर हो रहा है क्या है, ये एक एंटीबॉडी है। कौन सा एंटीबॉडी है ये, एंटी HBc एंटीबॉडी। एंटी HBc एंटीबॉडी को देखिए कैसे ड्रॉ किया, 4 to 8 वीक्स के बीच में ये रेज हो रहा है, रेज हो रहा है। इसका एक पार्ट IgM, तो आपको मालूम है पहले इन्फेक्शन होने टाइम IgM एंटीबॉडी आता है, बाद में वो IgG एंटीबॉडी आता है। तो पहले वाला IgM एंटीबॉडी यहाँ तक राइज होके 32 वीक्स को वो चला गया, नहीं रहा। उसके बाद पर IgG जो एंटीबॉडी है वो पूरा लाइफ टाइम रह गया। IgG एंटीबॉडी क्या है, पूरा लाइफ टाइम रह गया। तो सेकेंड, विच इज द फर्स्ट एंटीबॉडी टू अपीयर इन हेपेटाइटिस, एंटी HBc एंटीबॉडी, वो भी IgM एंटीबॉडी, एंड द IgM will disappear at 32 weeks and the IgG will continue to be there in the blood। और ये हो गया एंटी HBc, एंटी HBc एंटीबॉडी। आपको मालूम है HBc एंटीजन ब्लड में नहीं आएगा, तो ये हो गया ये। नेक्स्ट हम जाएंगे HBe एंटीजन को। HBe एंटीजन क्या है, HBs एंटीजन के साथ ही ये भी अपीयर हो जाता है। कुछ टाइम HBs एंटीजन के बाद भी ये अपीयर हो सकता है। तो इसके साथ ही अपीयर होके 24 वीक से पहले ही ये डिसअपियर हो जाता है। वो डिसअपियर होते टाइम ही, डिसअपियर होना माने वो एक लो लेवल मेंटेन करता है, ऐसे लो लेवल में मेंटेन करता है। वो डिसअपियर होने से थोड़े दिन पहले ही एंटी HBe एंटीबॉडी रेज हो जाता है और ऐसे ही रहता है ये लाइफ में। तो एंटी HBe एंटीबॉडी रेज हो गया। तो अभी हमको सब कुछ हमने ये सब 5 मार्कर्स भी हमने पढ़ लिया। ये वाला मार्कर, ये वाला मार्कर, ये एंटीबॉडी पढ़ा, ये भी एंटीबॉडी पढ़ा, ये भी एंटीबॉडी पढ़ा। Which is the marker which will never appear, which antigen will never appear in the blood, HBc antigen, but its antibody will be the first one to appear। तो अभी हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो डिटेक्शन ऑफ HBsAg डायग्नोसिस HBV, माने ये वाला हमने डिटेक्ट किया तो हम हेपेटाइटिस बी है उसको बोल सकते हैं। इफ लो लेवल्स ऑफ HBsAg, कुछ कारण से HBsAg बहुत लो है, यहाँ पे इस टाइम में हमने ब्लड लिया तब उसका बहुत लो होगा, तब हम क्या करने का, टेस्ट IgM एंटी HBc, तब हम IgM एंटी HBc को टेस्ट करने का। अभी हम IgM एंटी HBc इज द फर्स्ट एंटीबॉडी टू अपीयर एंड एंटी HBc रिमाइंस लाइफ लॉन्ग। कौन सा एंटी HBc, IgG वाला, IgM एंटी HBc डिसअपियर हो जाता है, मालूम हो गया। डिटेक्शन ऑफ HBe शोज हाई इन्फेक्टिविटी, अगर ये डिटेक्ट हो गया तो ये क्या दिखता है, बहुत इन्फेक्टिविटी है करके दिखाता है। एंटी HBs विदाउट एनी अदर मार्कर्स, कोई भी मार्कर नहीं है, ओनली एंटी HBs ये मार्कर है, ये ऑरेंज वाला मार्कर ही है और कोई भी मार्कर नहीं है। तो इम्यूनिटी फॉलोइंग वैक्सीनेशन, ये क्या है, ये इम्यूनिटी फॉलोइंग वैक्सीनेशन है। एंटी HBe विथ HBeAg, एंटी HBe एंटीबॉडी विथ HBeAg एंटीजन माने लो इन्फेक्टिविटी। इसका मतलब ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, इसका मतलब है इन्फेक्टिविटी बहुत लो है। तो ये हो गया हमारा लैब डायग्नोसिस। अभी हम जाएंगे वैक्सीनेशन को। वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस बी में एक्टिव भी है, पैसिव भी है। एक्टिव वैक्सीनेशन जेनेटिकली इंजीनियर्ड से मिला है हमें, whereas पैसिव वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रिपेयर्ड फ्रॉम ह्यूमन वॉलंटियर्स से ही बनाया गया है।
तो ये एक्टिव वैक्सीनेशन हम IM माने इंट्रामसल में देते हैं, वो भी हाथ के डेल्टॉइड में 0-1-6 माने 0 माने पहला डोज जब दिया गया है उसको 0 डोज, उसके बाद 1 मंथ को एक डोज देने का, उसके बाद 6 मंथ्स को एक डोज देने का। ये क्या है? ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन है। अगर एक्सपोज हो गया कि आप सोचो कि आप किसी हेपेटाइटिस बी पेशेंट के या किसी के साथ कांटेक्ट हो गया आपका, या आपका कुछ कट था हाथ में, उसका ब्लड आके उस कट में गिर गया, तब क्या करने का? बोथ पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनाइजेशन हैज टू बी टेकन, दोनों लेने का। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन और एक्टिव इम्यूनाइजेशन जब एक्सपोज हो गए तो लेने का। तो हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन कितना लेने का? 0.6 ml पर kg और 5 ml फॉर अडल्ट विथिन 24 आवर्स ऑफ एक्सपोजर इफ पॉसिबल। तो ये विथिन 24 आवर्स आपको इतना डोज में लेना पड़ेगा। उसके साथ क्या लेना पड़ेगा? HBV वैक्सीन भी लेना पड़ेगा, 1 ml एट अनदर साइट, वहीं पे नहीं, दूसरा कहीं पे मसल में देने का 1 ml। उसके बाद सेकेंड डोज 1 मंथ के बाद लेने का, थर्ड डोज फिर 6 मंथ्स के बाद लेने का। तो ये हो गया वैक्सीनेशन के बारे में।